नमस्कार, मैं रविश कुमार। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में खुलेआम बाहरी के नाम पर एक धर्म विशेष की दुकानों पर क्रॉस का निशान बनाया गया और इसके भी वीडियो आए कि पुलिस के होते हुए भी कुछ लोग लाठी डंडा लेकर उन दुकानों के दरवाजे को पीट रहे हैं। धर्म के नाम पर जीने के अधिकार पर इस तरह से हमला किया जा रहा है। इस मामले में मीडिया रिपोर्टिंग पढ़ रहा था। स्थानीय अखबारों में कहीं इस तरह के ऐलान करने वाले व्यक्ति का नाम ही नहीं है तो कहीं उनके संगठन का नाम नहीं, जबकि उन्हें सब पता होता है। इन अखबारों की खबरों के अध्ययन से पता चलता है कि या तो मीडिया भी इस भीड़ का हिस्सा हो चुका है या उस पर इन संगठनों का इतना दबाव हो गया है कि नाम लेकर लिखने से लोग डर रहे हैं। पुलिस ने दुकानों को बंद कराने और खाली कराने वालों के खिलाफ अज्ञात के रूप में मामला दर्ज किया है, जबकि वीडियो में साफ दिख रहा है कि कौन लोग लाठी लेकर हमला कर रहे हैं। हालत यह है कि इन दुकानों में मोहम्मद जाहिद की भी एक दुकान है जो बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं। उन्हें भी कपड़े की दुकान खाली करनी पड़ी और परिवार के साथ पुरोला शहर छोड़ देना पड़ा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 9 जून की अपनी रिपोर्ट में लिखा है, मोहम्मद जाहिद इस शहर में 25 साल से रह रहे थे। अखबार में जाहिद का बयान नहीं छपा है। जाहिद के साथ के दुकानदारों ने अखबार को बताया है कि जिलाध्यक्ष बनने से पहले मोहम्मद जाहिद बीजेपी के अन्य पदों पर भी रहे हैं। पार्टी के लिए मेहनत की, इसलिए जिलाध्यक्ष बनाया गया। यही नहीं, इन दुकानदारों में मुस्लिम समुदाय के 2 और लोग हैं जो अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्य हैं। यह लिखा है अखबार में। इस खबर में उत्तराखंड के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन का बयान है कि हमारी सरकार शांति और सद्भावना के लिए काम कर रही है। क्या बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन के अनुसार शांति और सद्भावना यही है कि उनके समुदाय के लोगों की दुकानों के बाहर, उनके संगठन के जिलाध्यक्ष की दुकान के बाहर क्रॉस के निशान बनाए गए? देवभूमि रक्षा अभियान की तरफ से 15 जून तक दुकान खाली करने के पोस्टर लगाए गए? क्या इंतजार हुसैन बता सकते हैं कि देवभूमि रक्षा अभियान के कितने सदस्यों का नाम लेकर मुकदमा दर्ज हुआ है और गिरफ्तारी हुई है? अगर पुरोला में इतनी ही शांति और सद्भावना है तब प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन को पुरोला जाना चाहिए और दिखाना चाहिए कि उनके अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष मोहम्मद जाहिद ने अपनी दुकान खाली नहीं की है और ना शहर छोड़ा है, ना बाकी लोगों ने ऐसा किया है। यह पोस्टर देवभूमि रक्षा अभियान की तरफ से लगाया गया है। ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर ने दिखाया कि कैसे इस अभियान से जुड़े एक व्यक्ति का नाम नफरती भाषण के मामले में आ चुका है। 2021 में हरिद्वार में हुई धर्म संसद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से सख्त सवाल पूछे हैं। इसकी परवाह किए बगैर देवभूमि रक्षा अभियान से जुड़ा यह शख्स राज्य के डीजीपी से मुलाकात की और अपनी तस्वीरें भी साझा कर रहा है। लिख रहा है कि उनसे स्पष्ट रूप से कहा है कि पुलिस पुरोला में जबरन दुकानें खुलवाने का प्रयास नहीं करे। यह जानकारी जुबैर को बतानी पड़ती है। स्थानीय अखबारों में यह डिटेल क्यों नहीं है? आए दिन हिंदी अखबारों में इस तरह की खबर को बढ़ाकर छापा जा रहा है कि बीजेपी पिछड़े मुसलमानों से संवाद करेगी, उनको अपने पाले में लाएगी। पसमानदा मुसलमान और बीजेपी की नई रणनीति पर कई मुस्लिम विद्वानों ने आशावादी लेख लिख डाले। अच्छा किया आशावादी लेख लिखकर, मगर ऐसे वक्त में वही विद्वान कहां गायब हो गए हैं? मुझे ऐसी कोई खबर नहीं मिली कि बीजेपी के नेता मोहम्मद जाहिद को आश्वस्त कर रहे हों कि आप हमारी पार्टी के हैं, हमारी पार्टी की सरकार है, आपको दुकान और शहर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं और ना आपके समुदाय के किसी व्यक्ति को, क्योंकि जिस कथित अपराध को लेकर तनाव फैला है वो मोहम्मद जाहिद ने तो नहीं किया, सारे दुकानदारों ने तो मिलकर नहीं किया है, तो उन्हें दुकान बंद कर जाने की जरूरत नहीं है। हाल में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तारिक मंसूर को यूपी सरकार ने विधान परिषद का सदस्य बनाया, लेकिन क्या इन्होंने विधायक की हैसियत से इन बातों के खिलाफ कोई आवाज उठाई है? क्या तारिक मंसूर पुरोला गांव का दौरा करेंगे, देवभूमि रक्षा अभियान को समझाएंगे कि अपराधी तो जेल में है, जो दुकानदार हैं उन्होंने तो अपराध नहीं किया, तो उन्हें क्यों शहर से निकाला जा रहा है? दुनिया भर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्रों का संगठन है, काफी समृद्ध और सफल लोग हैं। वही क्यों नहीं तारिक मंसूर से सवाल पूछ लेते हैं। गरीब दुकानदारों को घर और दुकान छोड़कर भागना पड़ रहा है,
उनकी बेबसी पर चुप रहने वाले इन लोगों को अच्छे अच्छे पदों पर इसलिए बिठाया जाता है ताकि इनके नाम पर इनका फोटो दिखाकर उन लोगों का वोट हासिल किया जा सके जिन्हें जब चाहे उनकी दुकानों और शहर से भगाया जा सके। इस पूरी लड़ाई में कुलीन तबका सुरक्षित है और आम तबका जीने के अधिकार से वंचित होता दिख रहा है। उवैद खान और जितेंद्र सैनी पर आरोप है कि वे एक 9 साल की लड़की को बहला फुसलाकर ले जा रहे थे तो किसी ने पकड़ लिया, लेकिन मीडिया की रिपोर्ट में जितेंद्र सैनी के बारे में कम जानकारी है। जितेंद्र और उवैद की दोस्ती कैसे हुई, दोनों ने मिलकर अपराध कैसे किया, अगर यह लव जिहाद है तो जितेंद्र सैनी क्या कर रहा था, सारा गुस्सा उवैद को लेकर ही क्यों फूट रहा है। पुलिस ने उवैद खान और जितेंद्र सैनी को गिरफ्तार कर लिया है। अखबारों की रिपोर्टिंग से अलग चमोली पुलिस का ट्वीट भी देखने लायक है कि समुदाय विशेष के 2 युवकों को कर्णप्रयाग पुलिस ने गिरफ्तार किया है। क्या पुलिस को अपने ट्वीट में समुदाय को चिन्हित करने की जरूरत है, स्पष्ट रूप से या इशारों में? क्या पुलिस अब अपराधियों के बारे में जानकारी देते हुए उनके धर्म या समुदाय की जानकारी की तरफ इशारा करेगी? जो खबरें छपी हैं हम उसी के आधार पर इस घटना की रिपोर्टिंग की समीक्षा कर रहे हैं ताकि पता चले कि मीडिया ने भीड़ से अलग पाठकों को कैसे सूचित करने का प्रयास किया है। वह माहौल बनाने के खेल में शामिल है या सही सूचनाओं के आधार पर इस तरह की बोगस राजनीति की पोल खोल रहा है। मीडिया की रिपोर्टिंग में इस बात की कहीं से पड़ताल नहीं दिखती कि अगर यह मामला कथित रूप से लव जिहाद का है तो जितेंद्र सैनी का नाम क्या कर रहा है। अखबारों में लिखा है कि इस घटना के सामने आते ही स्थानीय व्यापारी मुस्लिम समुदाय के प्रति गुस्से में हैं। जितेंद्र सैनी को लेकर गुस्सा क्यों नहीं है? क्या हम अपराध की किसी घटना को इस आधार पर बांटने लग जाएंगे? 6 जून के नवभारत टाइम्स में लिखा है कि इसके बाद से मुस्लिम समुदाय के व्यापारियों के खिलाफ पुरोला उबल रहा है। इन लोगों को पुरोला छोड़ने की चेतावनी देते हुए कहा गया कि आरोपित विशेष समुदाय के व्यापारी युवाओं के साथ ही अन्य मुस्लिम समुदाय के बाहरी व्यापारी पुरोला छोड़कर यहां से चले जाएं। आक्रोशित भीड़ ने आरोपियों की दुकानों के बोर्ड भी उखाड़ फेंके। ग्रामीणों की चेतावनी के बाद धरना प्रदर्शन और लोगों का आक्रोश देखते हुए पुरोला मुख्य बाजार से मुस्लिम समुदाय के 42 दुकानदार रातों रात छोड़कर भाग गए। वहीं पुरोला ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बृजमोहन चौहान का बयान छपा है कि उनके संगठन ने कभी किसी को अपनी दुकानें खाली करने या शहर छोड़ने के लिए नहीं कहा है, लेकिन मीडिया की रिपोर्टिंग के अनुसार पुरोला इलाके में मुसलमान व्यापारियों को फोन पर भी धमकी मिल रही है कि जल्द दुकानें खाली करके चले जाएं क्योंकि उनकी पहचान कर ली गई है और उन्हें निशाना बनाया जाएगा। इतना अंतर क्यों है? अगर पुरोला ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बृजमोहन चौहान कहते हैं कि उनके संगठन ने मुस्लिम व्यापारियों से शहर छोड़कर जाने को नहीं कहा, तो फिर उनका संगठन इसका विरोध क्यों नहीं करता? क्या कर रहा है? व्यापार संगठन इन दुकानदारों के पक्ष में या इन दुकानों के सामने क्यों नहीं खड़ा है कि हम हैं आपकी रक्षा के लिए? क्या यहां के तथाकथित रक्षा अभियानों का गुस्सा इसी तरह से उबला था जब जोशीमठ के लोग अपने घरों में आ रही दरारों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे और मीडिया उनकी आवाज या तो आधे अधूरे तरीके से उठा रहा था या आनाकानी कर रहा था? क्या तब भी इन रक्षा अभियानों का गुस्सा उबला था? उसी उत्तरकाशी में अफीम की खेती और चरस की तस्करी से जुड़ी खबरें भी देखने को मिल रही हैं, छपी हैं। अफीम उगाने वाले किस धर्म के अपराधी हैं या उनका धर्म कुछ और है, इसलिए उसे लेकर कोई गुस्सा उबलता हुआ इन अखबारों में नहीं दिखता। मणिपुर में मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने बयान दे दिया कि पहाड़ी इलाकों में अफीम की खेती हो रही है, किसी को नहीं छोड़ेंगे। इस बयान को लेकर कुकी समुदाय के लोगों को लगा कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि मणिपुर में अफीम की खेती के नाम पर एक समुदाय को टारगेट करने से वह कितना असुरक्षित है, वहां कितनी हिंसा हुई। उत्तरकाशी में अफीम की खेती के मामले में देवभूमि रक्षा अभियान की क्या भूमिका है? क्या अफीम की खेती से देवभूमि की रक्षा नहीं होनी चाहिए? इन सब घटनाओं को मिलाकर देखिए, दोनों जगहों पर बीजेपी की सरकारें हैं। लव जिहाद की राजनीतिक अवधारणा से किसे लाभ है और किस समुदाय को टारगेट किया जाता है, आप जानते हैं। उत्तराखंड के नौजवान हाल के दिनों में नौकरी को लेकर कितने परेशान हुए। भर्ती घोटाले की खबरों से राज्य उबलने लगा। क्या सरकार के पास भर्ती घोटाले को लेकर युवाओं का सामना करने का नैतिक साहस है? अगर किसी ने भर्ती घोटाले को लेकर लव जिहाद की तरह भर्ती जिहाद का नाम रख दिया तो क्या यह सही होगा? युवाओं की नौकरी रिश्वत वाले हड़प रहे हैं, वह भी तो एक किस्म का भर्ती जिहाद कहा जा सकता है। क्या हम इस तरह से राजनीति को बनते हुए देखेंगे?
उत्तराखंड में 6 साल से बीजेपी की सरकार है, तब फिर वहां तथाकथित लैंड जिहाद कैसे बढ़ गया? क्या वहां मुफ्त में जमीन मिल रही है? अगर किसी ने खरीदी है और वो किसी और धर्म का है तो क्या वो लैंड जिहाद है? 2024 आ रहा है, ये सब सवाल बीजेपी को परेशान ना करें, इसलिए मुख्यमंत्री धामी भी लव और लैंड जिहाद को लेकर खूब बयान दे रहे हैं। क्या बीजेपी के पास वोट हासिल करने का यही एकमात्र फॉर्मूला बच गया है? कुछ ही महीने पहले जोशीमठ के लोग तरस गए कि मुख्यमंत्री बोलेंगे या मीडिया उनके लिए बोलेगा। क्या जोशीमठ के लोग भूल गए कि भीड़ की इस राजनीति ने जनता की क्या हालत कर दी है? तब भी सवाल उठा था कि जब हल्द्वानी में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के घर तोड़े जाने वाले थे तब जोशीमठ के लोग चुप थे, मगर कुछ ही दिनों में जब जोशीमठ के घर दरकने लगे तो वहां के लोग जनता जनता पुकारने लगे, अखबार अखबार चिल्लाने लगे। क्या उनके घरों का दरकना देवभूमि रक्षा अभियान को कोई बड़ा मुद्दा लगा था? कितने साधु संत जोशीमठ गए और उनके लिए आवाज उठा रहे थे। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड क्या आप भूल गए? इसमें कौन लोग और किस धर्म और किस पार्टी के करीबी लोग शामिल थे? क्या आपको अब याद नहीं कि अंकिता के माता पिता को क्यों सड़क पर उतरना पड़ा? वो लड़ाई राज्य की जनता ने लड़ी या बीजेपी के नेताओं ने या साधु संत ने? अंकिता के माता पिता के साथ किसने धरना दिया? कौन अंकिता पर दबाव डाल रहा था कि वो अपना शरीर वीआईपी लोगों को सौंप दे? और इनके धर्म क्या थे इन लोगों के? क्या इनके लिए भी आप जिहाद की किसी कैटेगरी का आविष्कार करेंगे? उत्तराखंड की जनता अंकिता भंडारी हत्याकांड को कैसे भूल सकती है? बीजेपी सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री विनोद आर्या का बेटा पुलकित आर्या आरोपी है। कौन से वीआईपी वहां आते थे जिसके लिए अंकिता को मजबूर किया जा रहा था? यह राज अभी सामने आना बाकी है। सितंबर 2022 में अंकिता की हत्या हुई और मार्च 2023 में चार्जशीट पेश कर दी गई। इस राज्य के कैबिनेट मंत्री का बेटा वीआईपी के लिए अंकिता भंडारी को मजबूर करने और उसकी हत्या के आरोप में बंद है। पुलकित आर्या के 2 दोस्त भी जेल में हैं और यहां लव जिहाद का ड्रामा रचा जा रहा है। क्या इस तरह तेजी से पुरोला मामले में जांच नहीं हो सकती थी? जो अपराधी होता उसके खिलाफ कार्रवाई होती। बाकी लोगों को दुकानें क्यों छोड़नी पड़ रही है? हल्द्वानी, जोशीमठ और अंकिता भंडारी की हत्या के साथ भर्ती घोटाले से परेशान युवाओं के राज्य के लोग अगर नहीं समझना चाहते हैं तो ना समझें, लेकिन इतना तो जान लें कि इस राजनीति का शिकार केवल बीजेपी के मोहम्मद जाहिद नहीं होते, बल्कि उसी बीजेपी के यशपाल को भी होना पड़ता है। इस खबर के अनुसार बीजेपी नेता यशपाल बेनाम की बेटी का एक मुस्लिम युवक के साथ शादी तय हुई। दोनों में प्रेम था। यशपाल बेनाम पूर्व विधायक हैं और पौड़ी के नगर पालिका अध्यक्ष हैं। उनका बयान आया कि बेटी की खुशी के लिए वह मुसलमान युवक के साथ उसका विवाह कराने को राजी थे, मगर बाद में सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर इसे लेकर हुई प्रतिक्रिया के मद्देनजर फिलहाल तय विवाह कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। बीजेपी नेता यशपाल का बयान इंडियन एक्सप्रेस में छपा है। इसमें वे कहते हैं कि मैंने ही शादी तय की और सभी को बताया, क्योंकि यह 21वीं सदी है, हमारे बच्चे किसी से भी शादी करने के लिए स्वतंत्र हैं। यह मामला तो संवैधानिक अधिकार का भी है, लेकिन लव जिहाद के नाम पर राजनीति करने वाली भीड़ का फैसला अब संवैधानिक अधिकारों पर भारी पड़ता जा रहा है। खबरों में लिखा है कि हिंदूवादी संगठनों विश्व हिंदू परिषद, भैरव सेना और बजरंग दल ने कोटद्वार पौड़ी में शादी के विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने बेनाम का पुतला भी फूंका था। जहां माता पिता की सहमति से शादी हो रही हो, 2 बालिगों का आपस में प्रेम हो, वहां भी लव जिहाद का यह भूत खड़ा कर दिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की शपथ लेने वाले पुलिस अधिकारी से लेकर न्यायिक अधिकारी अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं। भीड़ को खुला छोड़ दिया गया है ताकि राज्य में माहौल गर्म होता रहे और जनता का ध्यान उसकी आर्थिक बदहाली से हट जाए, महंगाई और बेरोजगारी से हट जाए। जिस तरह से हिंदी के अखबारों में लव जिहाद को अपराध की एक नई श्रेणी के रूप में मान्यता दी जा रही है, उसे देखकर राष्ट्रीय अपराध शाखा ब्यूरो को भी इस श्रेणी को अपना लेना चाहिए। बल्कि एनसीआरबी से पूछा जाना चाहिए कि जब शहर के शहर लव जिहाद के नाम पर तनाव की चपेट में झोंके जा रहे हैं, आप हत्या और बलात्कार की तरह लव जिहाद की गिनती अलग से क्यों नहीं कर रहे हैं? यह 10 जून के अमर उजाला की खबर है। हेडलाइन है, लव जिहाद, उत्तराखंड में 50% बढ़ गए लड़कियों को बहलाकर ले जाने के मामले, 5 महीने में दर्ज हुए 48 मुकदमे। अमर उजाला की इस रिपोर्ट में इसका स्पष्ट रूप से कोई ब्यौरा नहीं है कि उत्तराखंड की लड़कियों को बहला फुसला कर ले जाने वाले अपराधी किस समुदाय से हैं, लेकिन लिखा है कि संप्रदाय विशेष के युवकों की ओर से लड़कियों को बहलाने फुसलाने के मामलों में अचानक बढ़ोतरी देखने को मिलती है।
तब क्यों नहीं लिखा कि कितने मामलों में ऐसा हुआ है और कितने मामलों में ऐसा नहीं हुआ है? क्या सारे मामले लव जिहाद के ही हैं, इंटरकास्ट के नहीं होंगे? दो धर्मों के बीच के कितने मामले हैं? इस तरह की कोई डिटेल इस रिपोर्ट में नहीं मिलती। अखबारों की ऐसी आधी अधूरी रिपोर्टिंग के कारण ही जनता में लव जिहाद की तरह तरह की आशंकाएं फैल रही हैं। जब रिपोर्ट में लव जिहाद नहीं है, तब हेडलाइन में इस शब्द को क्यों रखा गया है? क्या हिंदी का पाठक इस खेल को समझने के लायक भी है? लव जिहाद की कोई स्पष्ट कानूनी और राजनीतिक परिभाषा नहीं है, बस किसी को टारगेट करने के लिए किसी भी मामले में इसका इस्तेमाल हो जाता है। फरवरी 2020 में गृह मंत्रालय ने संसद में कहा कि इसकी कोई कानूनी परिभाषा नहीं है, फिर भी बीजेपी के ही मुख्यमंत्री इसका इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? अमर उजाला ने अपनी इस रिपोर्ट में किस आधार पर लिख दिया कि पिछले साल प्रदेश में ऐसे 76 मामले दर्ज हुए, जबकि एनसीआरबी तो इस आधार पर आंकड़े ही जमा नहीं करता। तब फिर अखबार ने लव जिहाद की कैटेगरी खुद से क्यों बनाई? अदानी पूर्व एनडीटीवी के लिए श्रीनिवासन जैन और मरियम ने एक रिपोर्ट की, जिसमें बताया कि यूपी पुलिस ने कानपुर में लव जिहाद के मामलों की जांच के लिए एसआईटी बनाई। रिपोर्ट के अनुसार 14 केस की जांच हुई, लेकिन आधे मामलों में कुछ नहीं निकला। पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट में कहा कि आपसी रजामंदी से शादी हुई थी। हिंदी के संपादकों को अपने अखबारों का पन्ना लव जिहाद के संगठनों के नेताओं के हवाले कर देना चाहिए और उन्हें मूली की खेती करनी चाहिए, ताकि संगठन के नेता जैसा चाहें, जैसा बोले वही छपे। अखबार बहुत चालाकी से इनकी बातों को पहुंचने दे रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, और फिर इनके दिए शब्दों से हेडलाइन भी बना रहे हैं। लेकिन इसके तथ्य क्या हैं, इसकी पड़ताल नहीं करते। अगर करेंगे तो स्थानीय स्तर पर ही ऐसे बोगस मुद्दों की हवा निकल जाएगी। उत्तरकाशी के पुरोला में जो घटना हुई है, उसके आलोक में हम अखबारों में छपी रिपोर्ट की कॉपी चेक कर रहे हैं, यह बताने के लिए कि कैसे पत्रकारिता केवल फेल नहीं हो रही है, बल्कि पत्रकारिता जानबूझकर खबरों को इस तरह से पेश कर रही है जिससे केवल उसी भीड़ की राजनीति का हित सधता है, भीड़ को खुराक मिलती है जो लव जिहाद करती हुई आती है और दुकानों से लोगों को भगाती है। अजब अजब तरह के संगठनों की मामूली भीड़ ने लव जिहाद के नाम पर सबसे पहले इन अखबारों के ही पत्रकारों और संपादकों को काम से खाली कर दिया। अब वे दुकान और घर आराम से खाली करा रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की हिंसा को कानून की नजर से देखना चाहिए। धर्म में बांट देने से एक धर्म के लोगों को लगता है छूट मिल गई है। अगर लव जिहाद खतरनाक है तो इन खबरों को पढ़कर आप क्या कहेंगे? क्या यह भी कोई जिहाद है? जिहाद का सही मतलब आप 100 बार बताइए, लेकिन ये वही मतलब जनता पर थोपते रहेंगे जो इन्हें थोपना है। कई ऐसे मामले आ गए हैं जिनमें बीजेपी और संघ से जुड़े लोगों को महिलाओं के साथ हिंसा के अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किया गया है। क्या ये अपराध धर्म की प्रेरणा से कर रहे हैं? क्या इनके अपराध में धर्म का कसूर माना जाएगा? क्या इनकी वजह से सारी बीजेपी को भी इस अपराध में शामिल मान लिया जाएगा? ऐसा तो बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। तो अगर किसी अपराध में अपराधी का मजहब बीजेपी के इन नेताओं के धर्म से अलग है, तो वह लव जिहाद कैसे हो जाता है? बल्कि सवाल तो इन आरोपियों से पूछा जाना चाहिए या इनका मनोवैज्ञानिक अध्ययन होना चाहिए कि धर्म और राष्ट्रवाद की राजनीति करने वाले इन लोगों के